हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ईएफएम का सितंबर 25 का एमटीपी सीरीज 1। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। केस सिनेरियो 1 क्या कहता है? केस सिनेरियो 1 जो है ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली ईएफएम में कोई भी थ्योरी नहीं करता, तो भी आप इसको रट के जा सकते हो। अगर ये अगर बाई चांस एग्जाम में ये आ जाता है तो ऑब्वियसली या तो कोई करता नहीं, ना इन चैप्टर्स को कोई पढ़ता है, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप इसकी जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं एक बार इसको रट के चल जाओ, या मॉर्निंग में एक बार देख लेना। आपको इसके आंसर्स में डिस्कस कर लेते हैं क्या। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट सी हिजिन्स। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या रिप्रेजेंट करता है? द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव विदाउट बोर्निंग एडिशनल फंड्स। यानी बेसिकली एसजीआर क्या होता है कि जो आपके इंटरनल बिजनेस के फर्म के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसी को यूज करके आप बिजनेस में चेंजेस कर रहे हो, ग्रो ला रहे हो, कुछ ऑपरेशनल चेंजेस कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो खुद ही के प्रॉफिट को से खुद ही के बिजनेस में। तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी बेस्ट डिटरमाइन करे, अगर ये बाई चांस एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है, तो मैंने आपको एसजीआर का मतलब समझा दिया। जो भी चारों में से बेस्ट आपको सुटेबल लगे उस पर आप टिक कर देना। इस केस में अपना भी ऑप्शन है मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव विदाउट बोरिंग एडिशनल फंड। यानी अपन बाहर से फंड्स ना लेके खुद ही के इंटरनल फंड्स यानी प्रॉफिट को यूज करके अपन ग्रोथ कर रहे हैं। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रोइंग टू क्विकली इज दैट द कंपनी कुड फेस लिक्विडिटी इशूज ड्यू टू ओवर एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी डायरेक्ट आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों ये ओवर एक्सपेंशन की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्विन cornerstones are necessary for XYZ Limited to achieve sustainable growth? ग्रोथ कैपेबिलिटी एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी इसमें आंसर बन जाता है, इसको तो आप याद नहीं कर सकते। इन एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इफ क्रेडिटर रिकॉर्ड्स डेट XYZ लिमिटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो स्टे कांस्टेंट द इन्फ्लेशन लोअर्स द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। इसको भी आपको रट के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो केस सिनेरियो 1 पूरा थ्योरी बेस्ड था, क्या क्या ही कर सकते हैं। केस सिनेरियो 2 क्या कहता है? You are investment analyst working for a financial advisory firm. Okay. You have been asked to analyze the bond market yield curve to assist your clients in making investment decision. The yield curve represents the relationship between the interest rate and the time to maturity for debt security, usually government bonds. For simplicity, assume the following yield data for government bonds over various maturity measured in years. ठीक है, अपन को टेबल गिवन है मैच्योरिटी या शेयर्स की yield. From the following given above, choose the correct answer of the following questions. The main characteristics of a normal yield curve. ये अगेन आपको याद ही मतलब सॉरी रट के ही जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म हील्स आर लोअर देन द लॉन्ग टर्म हील्स। इसका मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, कुछ ऐसा बनता है इसका ग्राफ। तो इस बेसिस पे शॉर्ट टर्म हील्स आर लोअर देन द लॉन्ग टर्म हील्स based on the given yield data. What is the yield spread between the 10 year bond and 1 year bond में क्या yield spread है? 10 year bond ये रहा 7% और 1 year bond 3%। तो 7 - 3 4 अपना आंसर बन जाएगा, सिंपल। एंड इन्वर्टेड yield curve typically indicates, इन्वर्टेड yield curve क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ये कुछ ऐसा बनता है नीचे की तरफ जाता हुआ। तो इसका अपन आंसर है अपकमिंग रिसेशन, याद ही करके जाना पड़ेगा। इफ एन इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर इन्वेस्ट फॉर 2 years स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ, द फॉरवर्ड रेट ही कुड एक्सपेक्ट शैल बी अप्रॉक्सीमेटली। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई तीसरे साल के एंड में इन्वेस्ट फॉर 2 years स्टार्टिंग एट द तीसरे साल के एंड में कोई 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अब अपने पास यानी 5 साल, ये 5 - 3 ऐसा करना पड़ेगा। तो अपन को ये वाली रेट निकालनी कि इस पीरियड में रेट कौन सी होगी, ये वाली रेट निकालनी है। इसको अपन ले लेते हैं R2। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1.06। 5 साल की अपने पास रेट गिवन है 6, और 3 साल की क्या है 5%। तो 1.06 पावर 5 इक्वल्स टू 1.05 पावर 3 1 + R2 2 की पावर 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7.52%। सेम इसी 9 के जैसे ही 10 क्वेश्चन है। इफ एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 2 years स्टार्टिंग 5 years फ्रॉम नाउ, ये फॉरवर्ड रेट ही वुड एक्सपेक्ट शैल बी अप्रॉक्सीमेटली। यानी 7 साल 5 साल के बाद 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये वाले पीरियड की आपको रेट निकालनी है। इसको अगेन अपन R2 एक बार अज्यूम कर लेते हैं। 1 7
ईयर की 6.40 है और 5th ईयर की 6 है। फॉर्मूले में पुट करेंगे पावर 7 5 7 माइनस 7 5 7 माइनस 5 2, तो ये आंसर अपना आ जाएगा 7.41%। ठीक है, ये था केस सिनेरियो 2, छोटा ही था। केस सिनेरियो 3 क्या कहता है? XYZ Limited US firm will require euro 3 lakh in 180 days and is evaluating different strategies to hedge against currency risk. The available market data is follows: current spot rate। ठीक है, ये अपन को डेटा गिवन है, क्या है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये है फोरकास्टेड प्रोबेबिलिटी व स्पॉट रेट्स। जनरली क्वेश्चन में अगर ये आए तो अपन को कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने की स्पॉट रेट जो रहती है वो निकालना पड़ सकता है, तो अपन ने पहले ही निकाल ली इस केस में। 0 पॉइंट इसको 1.9 स्पॉट रेट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को सम करेंगे, आंसर आएगा $1.955। ठीक है, द एक्सपेक्टेड डॉलर अमाउंट नीडेड इफ XYZ लिमिटेड डज नॉट हेज है, मतलब इसमें से ना ही ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करता है, ना ही मनी मार्केट कुछ सिलेक्ट करता है, तो यानी कोई भी हेज नहीं कर रहा, तो अब एक्सपेक्ट डॉलर की रेट क्या होगी? यहाँ पे अपन ने फ्यूचर स्पॉट रेट की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1.955, तो 1.955 इंटू 3 लाख यूरोस, आंसर आएगा 586,508। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। एक्स इफ 12th if XYZ Limited chooses the forward contract option, the expected dollar amount needed in 180 days, the total dollar amount required shall be जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन पूछा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, फॉरवर्ड रेट कितनी है 1.96, अपन को गिवन है 1 यूरो की, तो 1.96 इंटू 3 लाख यूरोस कितना आ जाएगा 588,300, तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाता है। अंडर द मनी मार्केट हेज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच अमाउंट इन डॉलर्स विल XYZ लिमिटेड नीड टू रीपे आफ्टर 180 डेज? किसमें? मनी मार्केट हेज में। तो अब मनी मार्केट हेज का आपको कॉन्सेप्ट पता हो नहीं पता हो, एक बार अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं मेरा अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये क्या कह रहा है कि XYZ लिमिटेड जो यूएस की फर्म है उसको 3 लाख यूरो नीड रहेंगे इन 180 डेज में। तो मनी मार्केट हेज में अपन क्या करते हैं, आज अपन को ये किसको देना है? किसी यूके वाली फर्म को देना है, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे अपन को एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि 180 डेज के बाद अपने पास 3 लाख यूरो आ जाए। तो अब यूके में डिपॉजिट रेट कितनी है? 4.5%, क्योंकि अपन को वहाँ पे एक्स अमाउंट डिपॉजिट कर, यहाँ पे अपन रिवर्स जा रहे हैं। ऐसे केस में अपन रिवर्स जाते हैं, तो 3 लाख अपन को चाहिए कितने? 180 डेज के बाद 4.5% की डिपॉजिट रेट पे, तो अपने को कितना यूरो चाहिए रहेगा आज प्रेजेंट डेट पे? 293398.5 अपन को यूरो चाहिए रहेंगे। ठीक है, अब अपन को अपने पास $2 है क्योंकि अपन तो यूएस फॉर्म में, और आज की स्पॉट रेट अपन को गिवन है $2, तो $2 से कन्वर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ये डॉलर है, ये डॉलर की है। 5867 अपन को डॉलर रिक्वायर्ड रहेगा आज। अब अपने पास इतने पैसे तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यूएस से इसको बोरो करेंगे। तो अब यूएस में बोरिंग रेट कितनी है? यूएस में बोरिंग रेट 5.5%। तो ये अमाउंट कितने 180 डेज के लिए अपन बोरो करेंगे? 0.05, तो अपना क्या आंसर आएगा? 602,933.99। तो अपना आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाता है, सही ऑप्शन गिवन नहीं है। कितना? 605 605,741 13th का। अब 14th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ XYZ लिमिटेड चूजेस, हाँ, if XYZ लिमिटेड चूज द कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउट 180 डेज, द टोटल कॉस्ट इन डॉलर फॉर यूरो 3 लाख इंक्लूसिव इंटरेस्ट ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमियम और शैल भी कितना होगा? अगर अपन कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो कॉल ऑप्शन क्या है? ये वाला। एक्सेस प्राइस कितनी? 1.97, और प्रीमियम कितना? 0.04%। यानी अब अपन को कॉल ऑप्शन लेना इसमें, तो ठीक है, अगर कॉल या पुट अपन को निकालना रहता तो अपन कॉल ही लेते हैं। कॉल ऑप्शन क्या है? स्पॉट रेट गिवन है, एक्सरसाइज प्राइस, अगर अपन को वेट, देखो फ्यूचर की स्पॉट रेट अपन को ये गिवन है और एक्सरसाइज प्राइस अपनी 1.97 है, तो अगर कॉल ऑप्शन अपन कब अवेल करेंगे? जब प्राइस उससे बढ़ेगा, यानी 1.97 से जब कोई भी प्राइस इंक्रीज होगा तब अपन 1.97 पे उसको परचेस करेंगे। ऑब्वियसली अगर कम है तो अपन मार्केट रेट पे उठाएंगे, ना कि 1.97 के ऑप्शन पे। तो अब मार्केट में अगर रेट हो जाती है 1.91, तो अपन तो मार्केट प्राइस से एक्सरसाइज उस प्राइस पे करेंगे। 1.95 हो जाती है तो 1.95 लेंगे। अब 2.05 है, यानी कॉल ऑप्शन में 2.05 ये क्या है? 1.97 से ज़्यादा है, तो अपन ऑब्वियसली इस रेट पे तो उठाएंगे नहीं पैसा, 1.97 पे ही उठाएंगे। तो
इन शॉर्ट जो 2.05 है, इसी पे अपन जो अपना कॉल ऑप्शन है अपन उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो अब प्रीमियम ऐड करेंगे अपना, कितना जो भी वैल्यू आएगी उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा 1.983। इसको 3 लाख यूरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 594,900। ये अगेन अमाउंट तो गिवन नहीं है, लेकिन सी वाला ऑप्शन राइट है इस केस में। अगर ये वाला आ जाए तो ये तो है ही, वरना क्लोजेस्ट कौन सा है, सी वाला, तो सी वाला अपन ने राइट कर दिया। द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पर यूरो आफ्टर 180 डेज शैल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 1.9, ये अभी जस्ट अपन ऊपर निकाले था 1.955। ये अगर ऑप्शन की वन रहता तो वो सिलेक्ट करते, वरना इसका राउंड फिगर क्या होता है 1.96, इसलिए अपना ऑप्शन सी राइट हो जाता है। तो ये था एमसीक्यू पार्ट। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मिस्टर एनकेएस कैटेगराइज ऑल दी अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट इन द फॉलोइंग टाइप्स। स्मॉल, ठीक है, ये स्टॉक के टाइप्स गिवन। मिस्टर एस्टिमेट क्या वेट ऑफ द अबव कैटेगरी स्टॉक्स इन द मार्केट इंडेक्स। Further, the sensitivity of the returns of these categories of stocks to three important factors are estimated to be। ठीक है, ये वेट्स गिवन है, इसका फैक्टर गिवन है अलग अलग। यहाँ पे रिस्क प्रीमियम गिवन है। रिस्क प्रीमियम मतलब मार्केट का रिस्क माइनस जो फ्री रिस्क रहता है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है उसको माइनस करके रिस्क प्रीमियम आता है। तो फैक्टर 1 का इतना है, फैक्टर 2 का इतना है, फैक्टर 3 का इतना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या अपन से आस्क करा है, यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स क्या होता है। अब जब भी क्वेश्चन में ये अलग अलग फैक्टर आए और यहाँ पे पूछे कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी निकालना है, यानी अपन को जो रिटर्न निकालना है ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए निकालना है। जैसे कि एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली अगर आपको रिटर्न निकालना हो तो क्या फॉर्मूला रहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट माइनस रिस्क फ्री इंटू बीटा। ठीक है, ये रहता है। लेकिन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में क्या होगा, आपको पहले बीटा को ये जो मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं रिस्क प्रीमियम, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ये 6.85 ऑलरेडी अपन गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे जब अपन स्मॉल के विरोध का निकाल के, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर तीनों को ऐड करके उसमें ऐड करेंगे अपन ये ट्रेजरी बॉन्ड रिस्क फ्री वाला रिटर्न। तो ऐसे करके अपना आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का वर्डिंग अपना आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका, स्मॉल कैप ग्रोथ का। ये अपन चारों हाँ, ये चारों के लिए करेंगे। इसका आंसर्स मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। स्मॉल ग्रोथ है 4.5 जो है ये रिस्क फ्री हो गया। फिर 0.8 ये अपना रिस्क प्रीमियम हो गया, सॉरी 0.8 अपना ये बीटा हो गया, और 6.85 अपना रिटर्न हो गया। 6.85 अपना रिस्क प्रीमियम इसका, और ये कितना हो गया अपना, ये बीटा हो गया। फिर ये फैक्टर 2 हो गया, ये फैक्टर 3 हो गया, ये आरपी हो गया, ये आरबी हो गया। ऐसा करके ये अपना इस सबका स्मॉल कैप वैल्यू होगा, कैप ग्रोथ, लार्ज कैप ग्रोथ, लार्ज कैप वैल्यू, इन सब का रिटर्न आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब जो भी ये इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न आए हैं, अब उनका तो क्या निकालना, पोर्टफोलियो का निकालना है। पोर्टफोलियो का कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड ऑन दी मार्केट इंडेक्स 0.25, ये वेट्स है, ये वेट है 0.21 इनके वेट्स है, ये 25 10 15 ये इनके वेट्स है। तो वेट्स को अपन इनके इंडिविजुअल एबीटी के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा उसके थ्रू मल्टीप्लाई करके ऐड करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करेंगे तो इसका अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड अपना क्या कहता है, यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग सीएपीएम मेथड। ये और ये जो होता है इसको सीएपीएम बोलते हैं नॉर्मल। इसमें लेकिन सिर्फ अपन जो ये फैक्टर होता है इसको बीटा ही कंसिडर करते हैं, अदर फैक्टर को इग्नोर करते हैं, बाकी रेस्ट सेम रहेगा। देखते हैं। ठीक है, मार्केट ये इतना मतलब थोड़ा लेंदी पड़ता है तो उसको आप इग्नोर करो तो चलेगा ये वाले मेथड को। सीएपीएम मतलब ये रिस्क फ्री आ गया, ये अपना रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा, तो ये अपनी वैल्यू आ गई। फिर इसको वेट से मल्टीप्लाई किया इन सबको, ये यहाँ पे आ गए, ये इनके वेट्स हो गए, वेट से मल्टीप्लाई किया, फिर सबको ऐड किया 11/33 अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है एज पर सीएपीएम मेथड। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या कहता है, Mr. NK wants to construct a portfolio constituting only the small cap value and large cap growth stocks. If the target beta for the desired portfolio 1 is 1, मतलब ये जो स्मॉल कैप वैल्यू और लार्ज कैप ग्रोथ को मिला के इनको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना जिसका बीटा 1 होना चाहिए। तो अब बीटा अपन पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पोर्टफोलियो के बीटा वेट
वेट इंटू बीटा, ये किसका, ये स्टॉक 1 का, और ये वेट इंटू बीटा 2 किसका, स्टॉक 2 का। इनको ऐड करके पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। सॉरी, इसको सॉल्व करके अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस बीटा को अपन को 1 रखना है, दोनों का पोर्टफोलियो का बीटा 1 आना चाहिए। तो पोर्टफोलियो का बीटा अपन को इंडिविजुअल लेवल पे गिवन है, अपन को वेट से निकालना है कि क्या वेट्स रहनी चाहिए, ये स्मॉल की, ये लार्ज की। इसको सॉल्व करके अपना इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएगा, जो x2 1 माइनस एक्स रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, एनएवी निकालना है अपने का, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, इसको मल्टीप्लाई, इसको सबका सम आएगा 952 38,000। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स अभी अपने पास कितने अवेलेबल, तो अपना एनएवी आ जाएगा 9.05। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, assess the position of fund assuming that on 1st April 2019 Mr. X and HNI send a check of 50 lakh to the fund and fund manager immediately purchase 18,000 share of C Limited। ये रहा, ये C Limited है, इसका ये 18,000 परचेज कर लेता है, यानी 10,000 प्लस 18,000 अब अपने पास शेयर हो जाते हैं। एंड बैलेंस इज हेल्ड इन द बैंक। अब जितने का भी ये परचेस आएगा उसको अपन 50 लाख से माइनस करेंगे, जितना आएगा वो कैश बैलेंस में आएगा। पोजीशन ऑफ फंड निकालना है, ठीक है, इसका देख लेते हैं। यहाँ पे 11,905 के अपने एनवी तो निकाल ली। अब ये 20 जो सी लिमिट अपने 18,000 और खरीदा तो 10 प्लस 18 20,000 का अपने यहाँ पे शेयर हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फंड अब कितना बचता है, ये रहा कैश बैलेंस। जो भी रिमेनिंग आप क्या करोगे, 264.40 कितना 264.40 इंटू 18,000, इसको अपन माइनस करेंगे 50 लाख से। आंसर क्या आएगा, 2,40,824 सॉरी 2,40,800 अपना वैल्यू आ जाएगी कैश का बैलेंस। तो अब अपना पोर्टफोलियो का नेट बैलेंस कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। अब यूनिट्स कितने बढ़ते हैं, 8 लाख तो पहले से थे, अब 50 लाख इसने रुपए दिए किस एनएवी पे, इस एनएवी पे जो भी अपने ऊपर कैलकुलेट की इस पे। तो अब टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 842,000 अपने नेट नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाते हैं, और ये अपने नेट नंबर ऑफ सॉरी अपना नेट बैलेंस हो जाता है अपने फंड का। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का बी पार्ट। डिफाइन द वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट मेन फीचर, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, अब आंसर से पढ़ लेना। अब ये कहता है प्रोजेक्ट के बोथ द प्रोजेक्ट सेम लाइक रिक्वायर इक्वल इन्वेस्टमेंट्स। आप इसको पढ़ लेना, मैं बता देते इसमें क्या मांग रहा है डायरेक्ट। इवेल्युएट विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट इज रिस्कियर, कौन सा रिस्क है, आप रिस्क की बिजनेस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन से या फिर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। अब अपन को इंडिविजुअल कैश फ्लो गिवन का प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 प्रोबेबिलिटी, सबको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबका टोटल करेंगे, तो अपना मीन आ जाएगा, सॉरी जो एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न है इस प्रोजेक्ट के का, वो आ जाएगा 15। प्रोजेक्ट एस का आ जाएगा इसी तरीके से 17 निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे 2.19, इसका आ जाएगा 4.56। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन 2.19, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा 0.146, इसका आ जाएगा 0.268, किसका, प्रोजेक्ट एस का। सिंस जो 0.268 है वो ज़्यादा है अपने इससे किससे, प्रोजेक्ट के वाले से 0.146 से, यानी प्रोजेक्ट एस जो है ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आता है। इतना से था। स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर बी से, क्या कहता है, अनलिमिटेड सरप्लस कैश ऑफ 100 lakhs एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 27% ऑफ इट टू द शेयर होल्डर। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट its share price after repurchase is likely to be 10% above the buyback price if the buyback route is taken. The number of shares outstanding at present is 10 lakh and the current EPS is rupees 3. You are required to suggest the price at which the shares can be repurchased if the market capitalization rate of the buyback of the company should be 210 lakhs after buyback। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायबैक किस रेट पे अपन को रिपर्चेस करना है अपने शेयर्स को। अब लेट पी बी द बायबैक प्राइस डिसाइडेड बाय द आर लिमिटेड। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपन को कितनी गिवन है कि 201 लाख है। ठीक है, अब ये 1.1 पी क्या है इस जगह, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस एस्टिमेटेड शेयर प्राइस आफ्टर रिव्यू लाइकली टू बी 10% अबव द बायबैक प्राइस। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया, बायबैक प्राइस को क्या लिया, पी, यानी
तो अब पॉइंट 1.1 पी हो जाएगा 10% अबव, क्योंकि जो अब रिमेनिंग शेयर्स है उसकी प्राइस कितने से बढ़ाएगी 10% अबव द बायबैक प्राइस से, तो 1.1 पी आ जाएगा। ओरिजिनल शेयर्स 10 लाख है, शेयर्स अपने बॉट बैक कितने की है 27% किसका 100 लैक्स के अपन ने बॉट बैक किए हैं। अब किस रेट पे किए वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो उसको अपन पी लेके चल रहे हैं। तो ये अपना फाइनल एक वो बन जाएगा, एक फॉर्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा 11 लाख 1.1 पे 10 लाख 27 इसको सॉल्व करेंगे अगेन, तो अपनी पी की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 2179 पर शेयर की अपनी बायबैक प्राइस आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में अपने बायबैक प्राइस आ गई 21.79 द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी रीपर्चेज, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अपन रीपर्चेज कर सकते हैं। अपन ने यहाँ पे कहते हैं 27% 100 लाख 27 लाख डिवाइड बाई 21.79 यानी 1.24 लैक्स अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स फिगर है। इतने शेयर अपन बायबैक कर सकते हैं इस करंट बायबैक प्राइस पे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, द इम्पैक्ट ऑफ शेयर रीपर्चेज ऑन द ईपीएस अज्यूमिंग डेट आफ्टर बायबैक नेट इनकम शेल रिमेन द सेम। तो अब ईपीएस पे क्या चेंज आता है वो डिपेंड करना है। अब 10 लैक्स है, उसमें से 1.25 लाख तो बायबैक हो गए, नेट शेयर कितना बचा इतना। ठीक है, अब ईपीएस पहले कितना था 3 इंटू 10 लैक्स डिवाइड बाय 8.76, ये 8.6 अपना ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तो अब अपनी ईपीएस कितनी होगी 3.43, पहले 3 थी अब 3.43 हो चुकी है, तो इतने से प्राइस बढ़ जाएगी, इंक्रीज टू 3.43 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सी पार्ट क्या कहता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक यूज फॉर एनालाइजिंग, ये थ्योरी का आप डायरेक्ट पढ़ लेना आंसर से। क्वेश्चन नंबर 3 ये अच्छा क्वेश्चन है, ये और देखते हैं क्या कहता है। जेस पीएलसी यूके कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू पाउंड 2.8 मिलियन। ये जैक पीएलसी का की यूके की, यूके में क्या चलता है यूरो। अब ये ऑर्डर कितने का है, ये पाउंड का है, large on 6 months credit. If successful, this will be first time of ZES as exporting goods in the highly commercial, highly competitive German market. ठीक है, the ZES is considering following 3 alternative for managing the transaction risk before the order is finalized. ये 3 अल्टरनेटिव गिवन है, मिस्टर पीटर का है, मिस्टर विल्सन का, मिस्टर केरन का है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सजेस्ट विच अल्टरनेटिव यू शुड कंसिडर टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इन सब का अपन निकालेंगे कितना नेट फाइनल रिसीट अपन को मिलता है अपने इसमें यूरो में, उसका अकॉर्डिंग अपन सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब इंडिविजुअली देखते हैं कि मिस्टर पीटर क्या कह रहा है कि मार्केटिंग एट ऑर्डर टू रिमूव ट्रांजेक्शन रिस्क कंप्लीटली इनवॉइस इन द जर्मन फर्म इन स्टर्लिंग यूजिंग द करंट पाउंड एवरेज लेना, एवरेज स्पॉट रेट टू कैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट। ठीक है, तो अभी स्पॉट रेट कितना गिवन है, तो इसका एवरेज हो जाएगा 1.1965 और यहाँ पे स्टर्लिंग पाउंड कितना है 2.8 मिलियन, ये कितना है ये पाउंड है, इसको डिवाइड करेंगे 2.8 मिलियन डिवाइड बाय 1.1965, जो भी वैल्यू आएगा ये अपना रिसीट हो जाएगा फाइनल किसका, मिस्टर पीटर का। अब मिस्टर विल्सन क्या कह रहा है, डाउटफुल अबाउट मिस्टर पीटर प्रपोजल यूनिवर्सिटी जर्मन फॉर्म इन पाउंड एंड यूजिंग अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्टैक्ट टू हैच द ट्रांजेक्शन रिस्क। अभी क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट अपन को लेना है 6 मंथ्स फॉरवर्ड, अपन को ये स्वाइप पॉइंट्स गिवन है। अब ये क्या डाउन नीचे जाके तरफ जा रहे 60-55, यानी अपन को उसको लेस करना रहेगा कौन से अमाउंट से, अपन को क्या आएगा अपने पास जो पाउंड है स्टर्लिंग पाउंड वो आएगा। ठीक है, तो ये वाले रेट लेंगे 1.1970 माइनस करेंगे, ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है 0.5 यूरो सेंट्स है, यानी और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.055, इसको माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगा उसको फिर अपन डिवाइड करेंगे कितने 2.8 मिलियन से। ठीक है, इसका आंसर भी देख लेते हैं यहाँ तक का, 2.8 मिलियन डिवाइड उसका एवरेज 2.340 मिलियन आ रहा है इसका रिसीट। विल्सन का क्या है, ये माइनस क्या 1.195 आया, 2.8 मिलियन से डिवाइड किया 2.35 मिलियन इसका रिसीट आ रहा है। तो अभी तक इसका 2.340 है, उस इसका 2.35 है, यानी अभी तक मिस्टर विल्सन का ज़्यादा आ रहा है। थर्ड मिस्टर कैरन क्या कह रहा है, सॉरी मिस कैरन CFO एग्रीड बस इनवॉइस, but she is opinion that Jazz should use sufficient 6 months sterling future contact to the nearest whole number. Question ये एक बार to the nearest whole number.
टू हेज द ट्रांजेक्शन रिस्क, ठीक है। यहाँ पे अपन को अमाउंट गिवन है कि अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है 6 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर 6 मंथ की इसकी स्पॉट रेट क्या आ जाएगी अपने पास, और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की साइज क्या है, इसके बेसिस पे अपन सॉल्व करते हैं। 2.8 बिलियन अभी क्या जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे तो अभी कितना आ रहा है अपने पास पाउंड, यूरो 234470, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन को कह रहा है टू द नियरेस्ट होल नंबर लेना है, 37 कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब आफ्टर 6 मंथ्स अपनी प्राइस क्या रहने वाली है 1.88 1.1873। अपन ने बाय कितने में किया था 1943 में, 0.1943 में सेल किया 0.1873 में, यानी अपन को 70 का लॉस हो गया। तो कितने तो ये पाउंड में कितने का लॉस हो गया 16188 पाउंड का, यानी अब अपन को अमाउंट कितना रिसीव हुआ 2.8 मिलियन, उसमें से इतना तो लेस हो गया, अब अपन को नेट रिसीट कितना आया 27.83812 का। सॉरी ये पाउंड है, अपन को यूरो में कहना है क्योंकि ऊपर अपन ने यूरो में निकाल का है। तब यूरो को स्पॉट रेट से कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 2.3446 मिलियन, ये ऊपर के दोनों से कम है, इसका 2.35, यानी जो मिस्टर विल्सन है इससे जो अपन को रिसीट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में मिस्टर बी, ये रहा मिस्टर विल्सन बी, ये प्रोड्यूसर्स लीज रिसीट क्योंकि ये aussi लीज करते हैं। एक्सप्लेन इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई मिस्टर विल्सन इज डाउटफुल अबाउट द मिस्टर पीटर्स प्रपोजल। तो ये आप सेंटेंस लाइन पढ़ लेना, डाउटफुल अबाउट मिस्टर विल्सन नहीं आएगा, पीटर आएगा, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन कर देना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना EIR निकालना है इस केस में। EIR निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, जब भी क्वेश्चन नहीं है ये चीज़ आए इशू एक्सचेंज ब्रोकरेज रेटिंग चार्जेस से परसेंटेज में और EIR पूछा है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, वो अभी अपन देखते हैं। उसका आप लाइक जो डिटेल्स गिवन है उसको आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करना है और यू कैन गेट द आंसर। तो क्या है ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये इतना आसान नहीं है, मतलब थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको इग्नोर मारो। ये वाला जो अल्टरनेटिव है ना इसको, ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। ये रहा फॉर्मूला 975, अपन को अभी करंट CP गिवन है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू इतनी है 1 I, 3 महीने का अपने को कॉन्ट्रैक्ट है, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 10.046 अपनी ये आई आ जाएगी इस केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट। कि जिसमें ब्रोकरेज ये कितने का, ये साल भर का, ये पर एनम है, लेकिन और यहाँ पे अपन को जो ब्रोकरेज गिवन है ये 3 मंथ्स का है, ये 3 मंथ्स का है, ये पर एनम में 3 मंथ्स है। तो ये देखना कि यहाँ पे पर एनम गिवन 3 मंथ्स गिवन है, क्योंकि अपन ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो पर एनम का ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाती है EIR 11.846%, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला आप डायरेक्ट कहीं लिख लेना अपने फार्मूला बुक में, जो भी आपने बना रखी होगी। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन सिक्योराइजेशन मैकेनिज्म, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। ये दोनों डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस है, तो ये आप डायरेक्टली आंसर शीट से देख लेना अपनी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टू कंपनी CBC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड अप्रोचेज द डिफरेंस द डेफ बैंक फॉर FRA। Both companies want to know borrow a sum of 100 crores after 2 years for a period of 1 year. Bank has calculated yield curve to both companies as follows. ये yield curve गिवन है दोनों कंपनीज की, ठीक है। आइडेंटिफाई एटलीस्ट वन रीजन फॉर डिफरेंस इन द yield curve फॉर द कंपनीज, ठीक है। ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ये रहा डिफरेंस ऑफ yield curve मे बी ड्यू टू लोअर क्रेडिट रेटिंग EBC कंपेयर टू XYZ लिमिटेड। मतलब ये सिर्फ पूछा है कि क्यों डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज ऑफ लोअर क्रेडिट रेटिंग की वजह से, ठीक है। सेकंड, calculate the rate of interest DEF bank would quote under 2V3 FRA 2Y3 FRA using the company's yield information as quoted above, ठीक है। डेफ बैंक फिक्स इंटरेस्ट रेट निकालना है अपन को बेसिकली कि किसमें वो कितना इंटरेस्ट देगा। XYZ लिमिटेड की बात कर रहे हैं 1+R कि अपन को क्या चाहिए 2/3 FRA चाहिए, यानी 2 साल के बाद 1 साल के लिए। तो 1+R यानी अपन को ये जो बिटवीन वाली वैल्यू है कितना 3 2 साल के बाद ये 2 ये 3, तो ये 1 ईयर का जो ये है अपन को इसका अपन को रेट निकालनी है, ठीक है। तो इसका 1+ अपन आ ले लेंगे, इसका रेट 2, इसका रेट पावर 3 करके अपनी आर आ जाएगी 5.04%। तो बैंक इसको कितने में कोट करेगा 5.04% पे। अब सेम ABC का भी अपन सेम तरीके से निकालेंगे, पावर 2 पावर 3 आर आ जाएगा 6.38% को कोट करेगा।
ठीक है, ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। सपोज डी बैंक ऑफर इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर अ premium of 0.10% of the amount to loan. Calculate the cost of the interest for XYZ Limited if interest rate for the 1 year is rate for 1 year in 2 years turn out to be 4.50%, 5.50%। ये कह रहा है कि अगर 2 साल के बाद ये दो रेट हो जाती है तो क्या होगा अगर जो डीएफ बैंक है वो 0.10% का प्रीमियम इंटरेस्ट चार्ज करा है किससे, एक्सवाईजेड लिमिटेड से। यानी एक्सवाईजेड लिमिटेड अगर 4.550 हो जाता है तो कंपनी क्या करेगी, 4.50 को ही ऑप्शन को लेफ्ट करेगी, 5 पॉइंट जो अपने क्या 5.04 का तो एक्सरसाइज करेगी नहीं कंपनी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन लैप्स हो जाएगा 5.50 वाला। और अगर फ्यूचर में कितना हो जाता है 5.50, तो कंपनी 5.50 का तो एक्सरसाइज करेगी नहीं, 5.04% को करेगी इंटू 100 करोड़, क्योंकि उसको 100 करोड़ का लोन लेना, 100 करोड़ का लोन लेना है। अब 100 करोड़ भी उसको प्रीमियम भी देना है 0.10% का। ठीक है, इतना इतना सॉरी 0.10 करोड़ आ जाएगा। टोटल कितना आउटफ्लो आ रहा है अपने पास 4.60 5.4। सिंस आफ्टर 2 years इंटरेस्ट रेट टर्न ऑफ 5.50 इट विल बी बेनिफिशियल एक्सपेक्ट टू यू टू एक्सरसाइज इट ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अपन ने ये अपना इंटरेस्ट पेपर नहीं, सॉरी हाँ सॉरी इंटरेस्ट पेबल अपन ने दोनों ही केसेस में निकाले कि फ्यूचर में 4.50 होता है 5.50 होता है तो क्या होता है। ठीक है, ये इतना सही था, सिंपल था, छोटा था। स्टार्ट करते हैं बी पार्ट से। बी पार्ट क्या कहता है, इक्विटी और केजीएस लिमिटेड 410 करोड़ है, डेट कितना है 117 करोड़। प्रिंटर डिवीजन एक है जिसका वैल्यू है मतलब ये वेट है 74% वेट है और इसका एसेट बीटा 1.45% है। एक है कंज्यूमेबल डिवीजन बैलेंस बैलेंस वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 74 माइनस 126% हो जाएगा, जिसका एसेट बीटा 1.20, डेट बीटा है 0.24। कैलकुलेट इक्विटी बीटा, इक्विटी बीटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब उसमें फॉर्मूले में अपन को एसेट बीटा चाहिए रहता है। एसेट बीटा कैसे निकल जाएगा, 74 और 26% अपने वेट गिवन है, इनके इंडिविजुअल बीटा गिवन है। इसको सॉल्व करने के बाद अपना बीटा सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सॉल्व किया, अपने पास एसेट बीटा कितना है 1.385। अब इसको डायरेक्ट अपन फॉर्मूले में पुट करके बीटा इक्विटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, बीटा सेट्स इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट 1 - टी। अपने को क्वेश्चन में टैक्स का रेट गिवन नहीं है इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, प्लस बीटा डेट। अब ऊपर डेट आएगा क्योंकि यहाँ पे डेट है, ये हिंट है, यहाँ पे डेट डेट, यहाँ पे इक्विटी, ऊपर भी इक्विटी। ठीक है, तो नीचे सेम रहेगा इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी अपन को कितनी गिवन है 410 गिवन थी और डेट अपन को 170 गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करिए। रहा बीटा सेट अपन ने ऊपर अभी जस्ट कैलकुलेट किया ही था, तो बीटा इक्विटी कितना आ गया 1.86 का बीटा इक्विटी आ चुका है। अब अपने पास सेकंड पार्ट क्या कहता है, असेस इक्विटी बीटा इफ केजीएफ लिमिटेड डिसाइड टू चेंज इट्स डेट इक्विटी पोजीशन। अब अपन को दूसरा इक्विटी बीटा निकालना है अगर डेट इक्विटी की कुछ चेंजेस करते हैं, बाइंग फर्दर डेट एंड बाइंग बैक ऑफ इक्विटी टू हैव इट्स डेट इक्विटी रेशियो 1.90। यानी ये जो अब चेंज करेगा डेट इक्विटी में, उसके बाद डेट इक्विटी की रेशियो कितनी हो जाएगी 1.90 रेशियो 1 हो जाएगी। अज्यूम डेट द प्रेजेंट डेट बीटा इज 0.35। अब जो न्यू पुरानी वाली डेट बीटा है उसकी 0.35 है, एंड फर्दर फंड जो अपन डेट रेज करेंगे उसकी बीटा अपन को 0.40 इन लोगों ने दे रखी है। ठीक है, तो अब इस केस में अपन क्या करेंगे, नई बीटा इक्विटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले अपन निकालते कि कितना डेट अपन पहले अपन को रेज करना है। अपने को टोटल 41 टोटल वैल्यू भी फॉर्म कितनी 580। ठीक है, यानी अब डिजायर डेट इक्विटी रेशियो कितना है, अपन को 1.9 रेशियो 1 पे लाना है। तो 1.9 के यानी 1.9 कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला क्या है, टोटल वैल्यू एक्स डेट डेट रेशियो। तो अपने पास ये रहा डेट रेशियो कितना है 580। ठीक है, 1.9 डिवाइड बाय 2.9, इसको सॉल्व करेंगे 380 आएगा। एग्जिस्टिंग डेट कितना ऑलरेडी 170 है, 170 माइनस करेंगे 210 का अपन को अनदर अनदर डेट जो न्यू डेट है वो रेस करना है कितने का 210 करोड़ का। अब 580 है, न्यू अपना डेट कितना आ गया 380 करोड़ का। यानी अब अपने पास इक्विटी की वैल्यू कितनी बच गई 200 करोड़। अब वेटेड एवरेज, अब सेम जो ही पुराना वाला फॉर्मूला था उसी को अप्लाई करके वेटेड एवरेज अपन बीटा निकाल सकते हैं। अब कितना निकल जाएगा 3.296 फॉर्मूले को सॉल्व करके। क्या फॉर्मूला ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेटेड एवरेज बीटा कैसे निकलेगा।
0.2 देखो ये 0.35 बीटा और 0.40 बीटा ये ऑलरेडी अपन को गिवन था। तो वेटेड एवरेज बीटा कितना आ गया 0.13 0.145, इसको टोटल करेंगे 0.248 आएगा प्लस 0.345x 0.345x। अब यहाँ पे जो ये असेट बीटा ये ऑलरेडी अपन कैलकुलेट, ये तो चेंज होगा नहीं। बीटा ऑफ जो असेट बीटा है वो कभी चेंज नहीं होता, ये जब भी अपन डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं तो एसेट बीटा क्योंकि एसेट में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, इसलिए एसेट बीटा सेम रहता है। इसको सॉल्व किया अपना बीटा इक्विटी कितना आ गया 3.296, ये आफ्टर चेंज करने के बाद। ठीक है, अब सी वाला ये थ्योरी का पार्ट है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल फंड्स एग्जिट इंडिया, डायरेक्ट आप आंसर पढ़ लेना। फिफ्थ क्या पॉइंट है, on 1st April 2015 Sunidhi was holding a portfolio of 10 securities whose value was 9,94450. The weighted average of beta of 9 securities of the portfolio was 1.10। ठीक है, यानी 10 में से जो 9 सिक्योरिटीज है उनका पोर्टफोलियो बीटा कितना है 1.10 का। सिंस शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स इन नियर फ्यूचर टू hedge your portfolio, she sold 5 contract of Nifty futures multiplier of 25 expiring in May 2015 which was trading at 8767 पर यूज ऑन 1st April। यानी इसने क्या कि इसको लगा फ्यूचर में प्राइस गिरेगी तो इसने 5 कॉन्ट्रैक्ट हेज करने के लिए सोल्ड कर दिए। 5 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किए जिसमें 25 शेयर्स थे जो ट्रेड कर रहा था 8767.07 की प्राइस पे। अब अपन को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बीटा ऑफ द 10th सिक्योरिटी। अब देखो 9 सिक्योरिटी का गिवन है तो अपन को 10th की निकालिए, 10 सिक्योरिटीज नहीं गिवन है, 10th तक गिवन है, यानी जो 10th सिक्योरिटी उसका। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, ये रहा। तो क्वेश्चन में आप देखो, आंसर शीट में आप देखोगे तो ये कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये डिराइव कैसे हुआ ये एक्सप्लेन करते हैं। तो जनरली अपने कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लॉट्स कैसे निकालते हैं, कितना अपना पोर्टफोलियो है, टारगेट बीटा कितना होता है माइनस, उसमें से माइनस करेंगे पोर्टफोलियो कितना बीटा है, डिवाइड बाय कितना लॉट का साइज रहता है इनटू उसका फेयर प्राइस क्या रहता है लॉट का। तो अब इस क्वेश्चन में जो भी अपन को वैल्यू गिवन है वो अपन पुट करते हैं। अब टारगेट बीटा तो कुछ है नहीं, और तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे वीपी को पीबी से, मतलब पोर्टफोलियो की बीटा से। अब ये आएगा नेगेटिव आएगा। अब क्वेश्चन में अपन को ऑलरेडी गिवन है कि अपन ने सोल्ड किया है, तो सोल्ड किया है नहीं नेगेटिव है, तो ठीक है यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करते हैं, क्वेश्चन में ये चीज़ ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन अपन को पता है कि अगर ये नेगेटिव है तो यानी सोल्ड ही करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी गिवन है 994450 वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो गिवन है, बीटा तो अपन को कैलकुलेट ही करना है। लॉट कितना है 25 साइज का है, फेयर प्राइस ये इतने गिवन है 5, तो इससे अपन का बीटा कितना आ जाएगा 1.12। अब ये जो बीटा है याद रखना ये 10th का नहीं है, ये 10 सिक्योरिटीज का है, यानी टोटल 10। अपने को अब अपने पास क्या गिवन है 10 सिक्योरिटीज का अपने को बीटा गिवन है प्लस 9 सिक्योरिटीज का बीटा गिवन है। तो इससे अपन जो 1 सिक्योरिटी है उसका बीटा निकाल सकते हैं। वेट सॉरी, ये रहा वेट, ये जो वेट आया अप्रोक्सीमेटली ये अपना बीटा का वेट आ गया। अब ये रहा, लेट द बीटा ऑफ 10 सिक्योरिटी भी 9, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, मतलब ऊपर अपने जो वेट बीटा है वो कैलकुलेट कर लिया था। तब लेट दी 10 बीटा 1.0902 इंटू ये 9 सिक्योरिटीज है, तो सबका अपन 10 अज्यूम करते हैं, सॉरी 0.1 सबका अज्यूम करके चलते हैं, तो ये 9 सिक्योरिटीज का वेट 90 हो जाएगा। क्या है ये वेट है, वेट बीटा अपन को गिवन है 1.109 सिक्योरिटीज का, 0.1 का जो 10th है बची हुई की एक है उसका निकालना है अपन को, उसका बीटा एक्स, उसका बीटा बीटा, और 0.10 ये वेट 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके अपना इस 10 जो अब ये जो बीटा है 1.12 का ये आया है 10 सिक्योरिटीज का 10। तो ये है जो अपन आंसर अपन से क्वेश्चन अपन से मांग रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको बस मेन चीज़ ये है कि आंसर शीट में अपन को जो सजेस्टेड आंसर है उसमें डायरेक्ट गिवन है, ये डिराइव कैसे हुआ है यहाँ से हुआ है, और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट आउट होके पॉजिटिव बन जाते हैं क्योंकि ये अपन को कॉन्टेक्ट सोल्ड का ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी ठीक है ये छोटा ही है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो ये भी। अभी कहता है रिकंसाइल द रीजन इन स्पाइट of 2% fall in the market as per Sunidhi's apprehension if she would be have won some profit on her cash position। ये क्या कह रहा है कि अगर भले ही अगर जो मार्केट है 2% से गिर रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है,
अगर इफ दी सुनील एमबी शी वुड हैव अर्न सम प्रॉफिट ऑन द कैश पोजीशन। अब देखो अपन ने बोला कि हेज करने के लिए उसने ऑलरेडी 5 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर लिया। अब जो आंसर है, आंसर अपन में क्या लिखा हुआ है, एक बार आंसर पढ़ते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द मेन रीजन फॉर द प्रॉफिट इन कैश पोजीशन माइट बी ड्यू to reason that contrary to our expectation fall in the value of cash position, there may be increase in the value of cash position or decrease in the stock price may be lesser than 2%। यानी उसने तो एक्सपेक्ट किया था 2% से ज़्यादा गिरेगा, लेकिन अब जो मार्केट है 2% से ज़्यादा गिरा नहीं बल्कि 2% से कम गिरा। तो अब इसमें या तो उसकी कैश पोजीशन तो सॉरी, इसमें जो डिक्रीज से कम हुआ तो इस वजह से भी गेन हो सकता है, या उसकी जो कैश पोजीशन है पोर्टफोलियो की वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये दोनों केसेस में उसको प्रॉफिट हो सकता है डिस्पाइट जो मार्केट है 2% फॉल किया। तो इतना सा रीजन आपको लिख के आ जाना है। आपको कितने कितने मार्क्स का है ये? 8 मार्क्स का है, तो 4-4 ठीक है, मिल जाएंगे। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है तो आप इसको प्लीज लर्न कर लेना। A future contract is available on R Limited that pays an annual dividend of 4, whose stock is currently priced at 125. Each future contract calls for delivery of 1,000 shares to stock in 1 year, daily making to market. The treasury bill rate is 8%. क्या रिक्वायर्ड है? गिवन द अबव इंफॉर्मेशन असेस द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये एक बार तीनों देख लेते हैं। द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीज बाय 6%, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? Suppose the company stock price decreases, then evaluate realized gain or loss for an investor that has a long position in one future contract of R Limited। इसमें तो नॉर्मल अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके अपनी प्राइस आ जाएगी फ्यूचर प्राइस। कैसे? फॉर्मूला क्या है फ्यूचर प्राइस का? फॉर कॉस्ट ऑफ कैरी और डिविडेंड। तो 125 कॉस्ट ऑफ कैरी 0.8%, 8% था। इसको ऐड करेंगे, डिविडेंड को माइनस करिए, 131 अपना फ्यूचर प्राइस आ जाएगी। 1000 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है इंटू 131, यानी प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ? 131,000। अब सेकंड की क्या था कि 6% से गिर जाता मार्केट, तब क्या होगा? यानी अपनी मार्केट प्राइस कितनी? 125, अब 6% से गिर गई यानी 94%, तो 117 वैल्यू आ जाएगी। अगेन अपन सेम फॉर्मूला पुट करके अब अपना प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है 12900। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि कितना फॉल आने से अपन को कितना लॉस हो रहा है। यदि इन्वेस्टर्स टेकन लॉन्ग पोजीशन डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन लॉस। ठीक है, फॉर द इन्वेस्टर्स कितने का लॉस? 131 था, 6% से गिरा, अब कितने का लॉस हो जाएगा? 81। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8100 का लॉस हो जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या है? ये कहीं ना कहीं आपने किया हुआ होगा बी पार्ट, लेकिन फिर भी ये बार डिस्कस कर लेते हैं। Electra Space is consumer electronic wholesaler. The business of the firm is highly seasonal in nature. In 6 months of a year, firm has a huge cash deposits, and especially near Christmas time and other 6 months firm cash crunch रहता है, leading to borrowing of money to cover up its exposure for running the business। ठीक है, यानी ये सीजनल बिजनेस 6 महीने तो इसके पास भर के पैसा रहता है, और 6 महीने पैसा नहीं रहता तो उसको 6 महीने के लिए पैसे लेने पड़ते हैं। तो इसने इट एक्सपेक्ट दैट फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ पाउंड 50 million फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 months। यानी आज के 3 महीने बाद ये 6 महीने के लिए पैसे उधार लेगी। यानी ये है 39 FRA। 39 FRA बोरो करेगी तो रेट कौन सी एप्लीकेबल होगी? 5.94% वाली। ठीक है, 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना गिवन है? पाउंड 50,000 इन अ पीरियड ऑफ 3 months इज कोटेड एट 94.15। ठीक है, अपन को एग्जामिन क्या करना है? हाउ FRA shall be useful if the actual interest rate after 3 months turn out to be। अब FRA कितना यूजफुल रहता है? FRA अपन ले लेंगे 5.94% पे। ठीक है, अगर फ्यूचर में हो जाता है 4.5%, तो इसको अपन ये वाली रेट कंसिडर करेंगे। अगर 6.5% हो जाता है तो अपन FRA वाली रेट से इंटरेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। कैसे टर्न आउट ये देखते हैं। अगर 4.5 आता है, FRA रेट है, तो अपन को लॉस कितने का हो जाएगा? 1.4% का, क्योंकि अपन FRA में एंटर कर चुके हैं। तो कितने 360 का अपन को FRA का पेमेंट करना है 50 million पे, और इंटरेस्ट आफ्टर 6 months ऑन यूरो 50 million एंड एक्चुअल रेट यानी 4.5% पे कितना पे करना है? इतना। टोटल आ जाएगा 1485000। अब अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो टर्न आउट टू बी 6.50% हो जाता है, यानी 5.94% अपना FRA 6.50, तो अब इस केस में अपन को गेन हो जाएगा 0.56% का, ये नेगेटिव। अब उनको इंटरेस्ट कितने रेट से पे करना रहेगा? 6.5% से, तो इसका भी नेट 1485000 आ जाता है।
10 by 90 into FRA, the firm is committed it's at to a rate of 5.94% as follows. तो अब इसको ओपन सॉल्व करें तो 5.94% आ रहा है, तो नेट आउटफ्लो ये दोनों केस में सेम आ रहा है। हाउ 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी यूजफुल फॉर कंपनी इफ द इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट एज मेंशन इन पार्ट ए अबव। इफ द इंटरेस्ट रेट कितना ये रहा, ए अबव, इसकी बात हो रही है इधर, देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अमाउंट कितना बोरो करना रहेगा इसको 50 मिलियन 6 महीने के लिए, 3 महीने का ये डिफ़ॉल्ट रहता है अपने फॉर्मूला में। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना है 50,000 है, तो यानी 2000 कॉन्ट्रैक्ट ये लेगा। अब अगर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 4.5% आ जाता है फ्यूचर में इसकी इंटरेस्ट रेट, तो इसने सेल कितने में करेगा 94.1% पे, इसको बाय कितने में करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए इसकी एंट्री को 100 माइनस 4.95, यानी इसको लॉस होगा 1.35% का। कैश पेमेंट रिसीट फॉर फ्यूचर सेटलमेंट इतना होगा, इंटरेस्ट इतना, 14625 का नेट आउटफ्लो इसको आ रहा है। अगर 6.5% आ जाता है तो 0.65% का इसको गेन हो जाएगा। फिर यही अपने इसका सेटलमेंट करेगा, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद भी इसके भी आउटफ्लो सेम आ रहा है, यानी इसने अपने आप को लॉक कितने में कर लिया 5.85% पे लॉक कर लिया, सिंस ये एफआरए लेने की वजह से। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीनेशनल कंपनीज प्लानिंग टू सेटअप अ सब्सिडरीज कंपनी इन इंडिया इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर इस प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन अदर एमएससी। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट इसको कितना आएगा $US 500 मिलियन का। द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर एस्टिमेटेड, कितना वर्किंग कैपिटल 50 मिलियन। द कंपनी फॉलो स्टेट लाइन मेथड एप्लीकेशन। द कंपनी अभी करंटली क्या करिए, एक्सपोर्ट करिए 2 मिलियन यूनिट एवरी ईयर एट अ यूनिट प्राइस ऑफ 80, वेरिएबल कॉस्ट कितना है $40। अब ये कंपनी क्या कह रही है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या सोच रही है कि रादर देन एक्सपोर्ट करने से बेहतर है कि वहाँ पे अपना एक सेटअप कर ले। सेटअप करने का कॉस्ट कितना आएगा 500 मिलियन, वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 50 मिलियन। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एस्टिमेटेड फॉलोइंग ऑपरेशन का आएगा, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ये सेटअप करता है तो उसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी $20 पर यूनिट, एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन पर एनम, एंड प्रोजेक्ट शेयर ऑफ एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी $3 मिलियन पर एनम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू शेयर। ठीक है, तो यानी अपन को 3 मिलियन कंसिडर करना रहेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 5 मिलियन यूनिट्स। ये एक्सपोर्ट कितनी कर सकता है 2 मिलियन, लेकिन अगर जब ये ओवरसीज प्लांट अपना सेटअप कर लेगा तब ये कितना जनरेट कर पाएगा 5 मिलियन यूनिट्स। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर लेनी है, यानी डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, और कैश फ्लो भी जो डिटरमाइन करेंगे। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल जो 2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट कितने आते थे 15 मिलियन आती थी वर्किंग कैपिटल, यानी इंक्रीमेंट यानी डिफरेंस कितना 35 मिलियन का अपने वर्किंग कैपिटल 5 साल बाद जाकर रिलीज होगी। Export of the product in coming year will be decreased to 1.5 million units in case of the company does not open subsidiary company in India in view of the presence of the company। ये क्या कह रहा है कि पहले अपन ने क्या देखा कि 2 मिलियन ये एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इन कमिंग ईयर्स अब ये जो एक्सपोर्ट है ये घट के 1.5 मिलियन होने वाली है, यानी अब जो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है 1.5 मिलियन को लेके सॉल्व करना है। ठीक है, एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स 35%, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, नो वेरिएशन एक्सचेंज रेट टू करेंसीज। ठीक है, एनपीवी प्रोपोज प्रोजेक्ट इंडिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एनपीवी निकालना है बेसिकली कि इस चीज़ को ऑप्ट करना है नहीं करना है। ठीक है, तो अपना कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी कितना आता है इनिशियल 500, वर्किंग कैपिटल 50, और एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल अब की नीड नहीं है क्योंकि अभी अपन एक्सपोर्ट नहीं करें तो 15 माइनस करेंगे, तो 535 अपना नेट कॉस्ट आ रहा है, यानी नेट कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब अपना सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा, ये $80 में बिकता है, तो 400 मिलियन 5 मिलियन ये यूनिट जनरेट कर रहा है, इंटू 80 करेंगे तो 400 मिलियन आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट अपने देखा 5 मिलियन $20 आ रहा है, 100 फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन 100 माइनस करेंगे, इबिट आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, फिर अपना ईएटी आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश होता है तो वापस ऐड बैक करेंगे। अब नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 210.50। अब अपना सेल्स रेवेन्यू जब अगर अपन सेटअप नहीं करते तो अपन ने देखा कि कमिंग ईयर्स में 2 मिलियन से 1.5 मिलियन की ड्रॉप हो रही है सेल्स में, क्वांटिटी में। तो सेल्स रेवेन्यू अब कितना आ जाएगा 1.5 मिलियन इंटू $80 120, वेरिएबल कॉस्ट 40-60, कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर टैक्स CF80 कितना आ जाएगा नेट अपने को 39 आ जाएगा। तो अब इंक्रीमेंटल CF80 कैसे निकालेंगे, इसको 39 माइनस 39 कर देंगे, माइनस करेंगे,
तो अपना इंक्रीमेंटल CFAT आ जाएगा 5 सालों के लिए, जो कि कितना आ रहा है 171.50। अब डिटरमाइन एनपीवी निकालना है। अब अपने को इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना है 171.50, इसका 12% इसको डिस्काउंट करेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब 30 अब 5 साल के बाद जो अपनी इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल थी 35 की, वो रिलीज हो जाएगी, तो 0.564 भी अपन ऐड करेंगे। अब इनिशियल अपना आउटफ्लो नेट कितना आ रहा था 535, उसको लेस करेंगे, अब अपना एनपीवी जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो अपन इसको कह सकते हैं दी प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। बहुत ही आसान 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 तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। ये सी मर्जर का क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। दी मर्जर अफेक्ट होगा एक्सचेंज 3 शेयर ऑफ 1 शेयर ए लिमिटेड, ये कुछ मर्जर के अनाउंसमेंट है, तो उसकी अपन को डिटेल्स गिवन है इधर। After the merger, EK is expected that due to synergy effect, annual earning post tax are expected to be 8% higher than the sum of the earning of the two companies individually. Further, it is expected that PE ratio of S Limited shall be average of PE ratio of two companies before merger. यानी C और P मिलके क्या बन रहा है, S लिमिटेड बन रहा है, ठीक है। इन इसका जो P होगा, एवरेज P रेशियो होगा 10+8 का, यानी इसका एवरेज 9 अपना इसका पी आ जाएगा एस लिमिटेड का। दी एक्सटेंट ऑफ विच शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड विल बी बेनिफिटेड पर शेयर फ्रॉम द प्रपोजल मर्जर, की जो शेयर होल्डर बेनिफिट होंगे नहीं होंगे वो देखते हैं। अब अर्निंग्स सिविलिटी की 10,000 गिवन है, ये रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। डी कितनी है 5,800। अब क्वेश्चन था कि पोस्ट टैक्स 8% से बढ़ेगा, तो अब नेट अपना जो एस लिमिटेड है, जो अपनी मर्ज कंपनी है सिनर्जी के साथ, कितना हो जाएगा 17064 लैक्स का अर्निंग्स आ रहा है। अब मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, अपने बोला था कि एवरेज पी हो जाएगा एस लिमिटेड का, यानी 9। तो अ, अपने पास ईपीएस है, पीई है, इससे अपन क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे 153,576 की। और नंबर ऑफ शेयर्स भी 4,000 3,000 जो रेशियो में डिवाइड होने थे, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर वाला। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड कितना फिर हो जाएगा अपना 7,000 टोटल नेट। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कितने हो जाएंगे, 7,000 हो जाएंगे। अब गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड, शेयर ऑफ पी लिमिटेड एस लिमिटेड कितना है 3,000 बाय 7,000 इंटू 153,576, ये अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया 153 नेट आफ्टर कितना है, तो आफ्टर मर्जर कितनी वैल्यू आ रही इतनी, और पोस्ट सॉरी प्री मर्जर कितनी वैल्यू थी 58,000 शेयर्स थे, और 10 अपना वो आ जाएगा इसकी फेस वैल्यू सॉरी पीई रेशियो ईपीएस इंटू पीई, तो अपना मार्केट वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा ये। अब इसको माइनस करेंगे, इतना से इंक्रीमेंट हुआ। अब नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर मर्जर कितने हैं 1,000 लैक्स, तो गेन पर शेयर कितना हो जाएगा 7.82 लैक्स, यानी गेन तो हो रहा है, तो इस मर्जर को होने देना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये इतना सा था, यहाँ पे आपका खत्म होता है